हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक नया वीडियो लेके मैं फिर से आया हूं और आज हम लोग लोकपाल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 में सेक्शन 1 है जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अभी केंद्र सरकार ने भारत के जो पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, तो उनकी नियुक्ति की है। और इस तरह से जो लोकपाल संस्था है वो फुल फ्लेश्ड कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये काफ़ी करंट के लिए इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी में अगर करंट से जोड़ के कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो लोकपाल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने लोकपाल के विभिन्न जो आयाम हैं, तो सारे मुद्दों पे मैंने बहुत ही संक्षिप्त और सरल तरीके से चर्चा की है। तो वीडियो आप पूरा देखिए, ठीक है। इसमें और सबसे जो विशेष बात क्या है इस वीडियो में कि जो बिहार में लोकायुक्त नाम की संस्था है, ठीक है, जिस तरह से केंद्र में लोकपाल है उसी प्रकार से भ्रष्टाचार निवारण के लिए राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की जाती है और बिहार में भी लोकायुक्त की स्थापना की गई है। तो उसके बारे में मैंने भी काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। और जो लोकायुक्त की शक्तियाँ बिहार में, उस पे भी मैंने आपको हर चीज़ बताया, ठीक है। तो इसमें हम लोकपाल अधिनियम के बारे में भी देखेंगे, लोकपाल की क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या सीमाएं हैं लोकपाल के, ठीक है। और फिर निष्कर्ष तक भी हम पहुंचेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए या लोकपाल को और क्या क्या शक्तियाँ दी जानी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो आप लोग पूरा देखिए। मैंने पीडीएफ भी वैसे अवेलेबल करवाया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने कैसे नोट्स प्रिपेयर किया आपको। और भी काफ़ी सारी बातें मैं बताऊँगा वीडियो के क्रम में। तो आप सिर्फ ये मत कीजिए कि जो पीडीएफ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो नोट्स दिया हुआ उसको डाउनलोड कर लीजिए और बस वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो वीडियो एक बार आप पूरा देख लीजिए, आप समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद जो पीडीएफ में नोट्स है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं इसका, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त क्या है और कैसे इसका गठन किया गया है। तो देखिए, इसका ऐतिहासिक अगर परिदृश्य देखें तो भारत में सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में और 1969 में उसने अपना फाइनल रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को सबमिट किया था, ठीक है। तो इसी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर जो नागरिकों की शिकायतों के समाधान है और भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु लोकपाल व लोकायुक्त की गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम जो लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का जो प्रावधान आया था, ये कहाँ से आया था? प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। और इसके अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोरारजी देसाई, तो वही इसके अध्यक्ष थे जो प्रशासनिक सुधार आयोग था। और इसी ने सिफारिश की थी कि जो भ्रष्टाचार का बोलाबाला है पूरे देश में और जो नागरिक शिकायत करते हैं प्रशासनिक मशीनरी के खिलाफ, तो उसको जांच करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी, एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाए और जिसका नाम लोकपाल और लोकायुक्त रखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। आगे इसमें देखते हैं, नागरिकों के शिकायत के त्वरित निवारण हेतु लोकपाल संस्था का गठन किया गया, ठीक है। जो भी नागरिक हैं, जो भी प्रशासनिक शिकायत रहती हैं उनकी या भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत रहती है नागरिकों की, तो उसको जांच करने के लिए लोकपाल का गठन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोकपाल नागरिकों से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करता है अथवा अपनी पहल पर स्वतः संज्ञान लेता है। देखिए, लोकपाल को जो भी भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें मिलती हैं, या तो वो नागरिकों से शिकायत प्राप्त करता है और उसकी जांच पड़ताल के पश्चात कार्रवाई करता है, या वह स्वतः भी संज्ञान ले सकता है। अगर लोकपाल संस्था को लगता है कि किसी भी जगह पे कोई भ्रष्टाचार की घटना हो रही है या कुछ सरकारी सेवक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर उनको संदेह होता है तो स्वतः संज्ञान पे भी लोकपाल जो है कार्रवाई कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। आगे इसमें देख लेते हैं, संघ सरकार के अधीन भ्रष्टाचार के जांच हेतु लोकपाल व राज्यों के अधीन भ्रष्टाचार के जांच हेतु लोकायुक्त का गठन किया गया है। देखिए, दोनों वर्ड में आप अंतर समझ लीजिए, लोकपाल क्या है और लोकायुक्त क्या है। तो केंद्र सरकार के अधीन जो संस्था कार्य करती है भ्रष्टाचार निवारण के लिए, उसको हम लोकपाल बोलते हैं। और इसी प्रकार से राज्य सरकारों के अधीन भी एक संस्था की स्थापना की गई है भ्रष्टाचार के निवारण हेतु, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकायुक्त बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। केंद्र सरकार में लोकपाल होते हैं और राज्य सरकार के अधीन लोकायुक्त होते हैं, बस इतना सा बात आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, तो ठीक है, यही अधिनियम था जिसके तहत भारत में
और भारत के राज्यों में लोकपाल और लोकायुक्त का क्रमशः गठन किया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम के मुख्य जो प्रावधान है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इसके क्या क्या शक्तियाँ हैं, इनकी क्या क्या सीमाएं हैं और निष्कर्ष वगैरह तक भी हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो विधेयक थे 2013 वाले, उसके मुख्य प्रावधानों को हम देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2013 के लोकपाल अधिनियम लागू करने से पहले 1968 से 10 बार संसद में विधेयक प्रस्तावित किया गया था। देखिए, सबसे पहले लोकपाल को एक विधेयक के रूप में पारित करने का प्रस्ताव 1968 में आया था। ठीक है, और 1968 से लगभग 10 बार संसद में बिल लाया गया लोकपाल के गठन के लिए। ठीक है, लेकिन विभिन्न कारणों से संसद में यह बिल पास नहीं हो सका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा, अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना है तो। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, 2013 में जब बिल लाया गया तो सारे राजनीतिक दलों की सहमति बनी और विधेयक को पास कर दिया गया, और उसी के अंतर्गत जो वर्तमान लोकपाल और लोकायुक्त नामक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, तो इनको इसी विधेयक से शक्ति प्राप्त होती है जो 2013 में विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, करेंट में अभी जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, ठीक है, तो पिनाकी चंद्र घोष को भारत के लोकपाल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के साथ ही जो लोकपाल नाम की संस्था है वो फुल फ्लेज्ड पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दी है। चलिए आगे देखते हैं लोकपाल नागरिकों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे बगैर किसी भय के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सके। ठीक है, अगर किसी भी देश के नागरिक को किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या किसी भी लोक सेवक के संबंध में कोई भी शिकायत है भ्रष्टाचार के मामले में, ठीक है, तो वो लोकपाल से डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं। लोकपाल उपयुक्त कदम उठा सकता है जांच करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे इस विधेयक के जो प्रावधान है उसको देखते हैं। तो लोकपाल में एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, एक इसका अध्यक्ष होगा, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि जो पिनाकी चंद्र घोष हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो इनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया मार्च में सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसमें अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 के 8 सदस्य एक साथ उपलब्ध हों, मैक्सिमम 8 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान है। अगर मान लीजिए एक सदस्य कम भी हैं तो तब भी जो लोकपाल है वो अपनी कार्य करता रहेगा, उसके कार्यों पे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। देखिए 8 सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो 4 मेंबर होंगे वो न्यायिक होंगे। ठीक है, न्यायिक का मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तो ये इसमें एक कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख लीजिए, कुल 8 सदस्यों में 50% जो सदस्य हैं वो SC ST OBC महिला या अल्पसंख्यक वर्ग से आएंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल 8 सदस्य होते हैं, तो 8 सदस्य का अगर आप 50% करते हैं तो ये 4 सदस्य होते हैं। तो 4 सदस्य जो है जो समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे वो अनुसूचित जाति के सदस्य हो सकते हैं या अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे, अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य होंगे। ठीक है, या महिलाओं में से सदस्यों का चुनाव होगा या फिर अल्पसंख्यक वर्ग से सदस्य का चुनाव होगा। तो ऐसे 50% सदस्य होने चाहिए 8 सदस्य में से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। लोकपाल को के जांच शक्तियों के अधीन प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार के सभी सरकारी सेवक शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखिए आप। देखिए लोकपाल के जो जांच की शक्ति है उसमें प्रधानमंत्री भी जांच के दायरे में है, केंद्र सरकार के सभी मंत्री जांच के दायरे में है, संसद के सभी जो सदस्य हैं उनकी भी जांच कर सकता है अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई शिकायत है उनके संबंध में, या फिर केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे ग्रुप ए के कर्मचारी हों, ग्रुप बी के कर्मचारी हों, ग्रुप सी या ग्रुप डी के कर्मचारी हों, तो सभी लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के जांच के आरोप हैं उसकी जांच लोकपाल कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, जो सेना है, सेना लोकपाल के दायरे में नहीं आएगी। सेना का मतलब यहाँ पे आर्म फोर्सेस है जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स है। तो जो आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स है, जो ये संस्थान है, ये लोकपाल के जांच के दायरे में नहीं आएंगे। तो ये एक अपवाद है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इस अधिनियम में ना, जो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम है 2013 का, इसमें काफ़ी सारे प्रावधान है, काफ़ी सारे फैक्ट्स भी हैं, लेकिन मैंने काफ़ी संक्षेप में, काफ़ी सरल भाषा में और कुछ तथ्यों को, कुछ फैक्ट्स को आपके सामने रखा है, सो डैट आप इसको आसानी से याद कर सकें और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप इसको लिख सकें। बहुत ज़्यादा आपको रटने की, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद करने की आपकी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 वाला जो अधिनियम है उसके कुछ और अगर हम तथ्यों की बात करें तो लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा
कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु तक होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार जब लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है या सदस्यों की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति की तारीख से वो 5 साल तक पद ग्रहण करेंगे या जब तक कि उनकी आयु 70 साल नहीं हो जाती। ठीक है, तो अगर 70 साल उनकी आयु हो जाएगी और अगर 5 वर्ष नहीं भी हुआ है पद भार ग्रहण किए हुए, तब भी उनको पद से हटना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं, लोकपाल संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु उसके अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन तथा भत्ता भारत के समेकित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, समेकित निधि या जिसको हम संचित निधि भी बोलते हैं भारत की। ठीक है, और दूसरा एक आकस्मिक निधि होता है, इसी तरह से लोक निधि भी होता है। तो ये सारी क्या हैं चीज़ें, इसको आप पॉलिटी में देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे जो बेसिक टर्म्स है पॉलिटी के, ये आपको पता भी होंगे। ठीक है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो भी इनके मेंबर्स हैं या जो अध्यक्ष हैं उनको जो वेतन और भत्ता है वो संचित निधि से ही दिया जाएगा ताकि इनकी स्वायत्तता बरकरार रहे। ठीक है, अब संचित निधि से देने से कैसे स्वायत्तता बरकरार रहती है, तो संचित निधि के क्या प्रावधान है, ये सारे आप लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन भत्ता व अन्य सेवा शर्त भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। ठीक है, लोकपाल सदस्यों के जो वेतन भत्ता और अन्य सेवा शर्त है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अध्यक्ष होगा वो मुख्य न्यायाधीश के समान है और जो सदस्य है वो न्यायाधीश के समान है। तो ये भी आप फैक्ट्स याद रखिए। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के माध्यम से करने का प्रावधान है। देखिए, लोकपाल के जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एक अध्यक्ष होगा और 8 अन्य सदस्य होंगे। तो इनके चयन के लिए कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सदस्य होंगे लोकपाल के, तो इनके चयन के लिए एक चयन समिति का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इस चयन समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकपाल की शक्तियों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो वर्तमान अधिनियम है 2013 वाला, जिसके अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया गया है, तो उनको किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है भ्रष्टाचार से निवारण के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। काफ़ी यहाँ पे सरल और संक्षेप भाषा में मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया है, सो दैट आप अच्छे से इसको याद कर ले। ठीक है, देखिए फर्स्ट, इसमें भ्रष्ट तरीकों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, अगर किसी लोक सेवक ने भ्रष्ट तरीके अपना के कोई भी संपत्ति का अर्जन किया है तो जांच के दौरान जो लोकपाल है वो उस संपत्ति को जब्त कर सकता है, ये लोकपाल का अधिकार होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु लोकपाल विशेष न्यायालयों के गठन हेतु अधिकृत होगा। ठीक है, अगर लोकपाल चाहे तो मामलों के त्वरित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय का गठन का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, और विशेष न्यायालय में त्वरित सुनवाई होगी जिससे जल्द से जल्द भ्रष्टाचार वाले मामलों में फैसला आ सके। ठीक है, तो ये भी लोकपाल का अधिकार है। देख लीजिए, लोकपाल भ्रष्टाचार के किसी मामले को जांच हेतु सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को भेज सकता है। ठीक है, अगर लोकपाल को लगता है कि किसी भ्रष्टाचार के मामले में जांच की आवश्यकता है तो वो सिफारिश कर सकता है सीबीआई से जांच कराने के लिए, या फिर सीबीसी से जांच करवा सकता है, या किसी अन्य एजेंसी को भी जांच करने के लिए वो कह सकता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे इसकी शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। तो किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार का मामला बनने पर लोकपाल को लोक सेवक से जांच पूर्व पूछताछ का अधिकार है। ठीक है, अगर शिकायत करने पे लोकपाल को ऐसा लगता है कि ये जो लोक सेवक है इस पे भ्रष्टाचार के आरोप हो सकते हैं, तो जांच की सिफारिश करने से पहले ही लोकपाल उस लोक सेवक से पूछताछ कर सकता है। तो ये भी लोकपाल की शक्तियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जांच एजेंसी को 6 महीने में पूरा करना होगा। ठीक है, एक बार अगर लोकपाल ने किसी मामले की जांच के लिए किसी जांच एजेंसी को सिफारिश भेजी है तो जांच एजेंसी का यह कर्तव्य होगा कि जांच को 6 महीने के अंदर पूरा कर दे। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मान लीजिए अगर जांच एजेंसी 6 महीने में पूरा करने में सक्षम नहीं है तो वो लेटर लिख सकता है लोकपाल को कि और समय की आवश्यकता, और ऐसे में अगर लोकपाल चाहे तो समय का विस्तार दिया जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय भी ले सकते हैं जांच करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोकपाल की सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। तो देखिए, फर्स्ट इसका क्या सीमा है कि प्रधानमंत्री, मंत्री व संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार व लोक सेवकों को अनेक नियमों से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारे जो संरक्षण मिले हुए हैं या जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, संसदीय विशेषाधिकार, तो ये इस लोकपाल के जो कार्य हैं या जो लोकपाल की शक्तियां हैं जांच की, तो उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहली सीमा है। दूसरी सीमा के अगर बारे में हम बात करें तो यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी व आंतरिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष से संबंधित आरोप हैं तो अधिनियम लोकपाल को जांच की अनुमति प्रदान नहीं करता। ठीक है,
अगर मान लीजिए कुछ ऐसे आरोप लगाए गए हैं प्रधानमंत्री पे जिसका संबंध बाहरी व आंतरिक सुरक्षा से है, या मान लीजिए परमाणु ऊर्जा को उत्पादन से है, या अंतरिक्ष तकनीक से संबंधित है, ठीक है, तो ऐसे में लोकपाल को जांच करने का अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आरोप लगे हुए हैं। तो ये भी एक सीमा है इस अधिनियम का। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच तब तक प्रारंभ नहीं की जा सकती जब तक कि पूरी लोकपाल पीठ जांच शुरू नहीं करती और कम से कम 2/3 सदस्य इसे स्वीकार नहीं करते, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ये भी प्रावधान है कि जब तक 2/3 सदस्य, जैसे आपको पता है एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, टोटल 9 हो गए, तो 9 में अगर हम 2/3 देखें तो अगर 6 सदस्यों की सहमति नहीं है तो प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल जांच की सिफारिश नहीं कर सकता भ्रष्टाचार के मामले में, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, लोकपाल संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये एक वैधानिक संस्था है, इसको संविधान में जगह नहीं दी गई है लोकपाल संस्था को, तो इससे भी इसके थोड़े अधिकार कम होते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो संवैधानिक संस्था है अगर कोई उसकी सिफारिश होती है तो उसका बल या प्रभाव ज़्यादा होता है अगर आप कंपेयर करके देखें वैधानिक संस्था से, तो ठीक है। तो ये भी एक सीमाएं हैं लोकपाल की जो बिल है उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, अब बिहार राज्य में लोकायुक्त संस्था की जो स्थापना की गई उसके बारे में हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए लोकपाल के बारे में क्वेश्चन आता भी है मेंस में, तो अब बिहार से उसको ज़रूर कोरिलेट करेगा, और बिहार में जो लोकायुक्त नाम की संस्था है तो उसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक में बिहार के लोकायुक्त संस्थान के और जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं और क्या क्या उसकी शक्तियाँ, उसको कवर करने का मैंने प्रयास किया। तो इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार इसके प्रभावी होने के 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों में लोकायुक्त गठन अनिवार्य किया गया था, ठीक है। अगर आप 2013 का केंद्रीय अधिनियम देखेंगे, ठीक है, तो उसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के पश्चात जितने भी राज्य हैं भारतीय संघ के अंदर, तो उन सभी राज्यों को अपने यहाँ लोकायुक्त का गठन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य में लोकायुक्त का गठन बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011 के अधीन किया गया था तथा लोकायुक्त की नियुक्ति 2011 में हुई थी, ठीक है। तो देखिए, ये तो 2013 में केंद्र सरकार का अधिनियम आया था, लेकिन उससे पहले ही बिहार में 2011 में लोकायुक्त अधिनियम लाया गया था, ठीक है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत बिहार में 2011 में ही लोकायुक्त की स्थापना हो गई थी और लोकायुक्त ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि जो 2011 वाला बिहार का लोकायुक्त अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो देखिए, लोकायुक्त संस्था में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, ठीक है, जो बिहार में लोकायुक्त का वर्तमान गठन का स्वरूप है। तो ये आप ध्यान रखिए, उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव राज्य के राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर होगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो केंद्र सरकार के अधीन लोकपाल का गठन किया जाता है उसमें भी चयन समिति का प्रावधान है और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और उसी चयन समिति की सिफारिश पे जो राष्ट्रपति है वो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसी प्रकार राज्य में भी एक चयन समिति का प्रावधान किया गया है, और यही चयन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के संबंध में सिफारिश करती है राज्यपाल को, ठीक है। और उसी सिफारिश के आधार पर राज्यपाल सदस्यों की नियुक्ति करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, पदावधि अगर हम देखें तो अध्यक्ष और सदस्यों का 5 वर्ष नियुक्ति के समय से या 70 वर्ष की आयु तक होगा, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, अध्यक्ष का वेतन भत्ता, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। सदस्यों का जो वेतन भत्ता है वो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। तो ये भी प्रावधान किया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2011 का है बिहार सरकार का, उसमें, ठीक है। तो ये भी फैक्ट्स आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उनकी अक्षमता व दुर्व्यवहार के आधार पर पदमुक्त किया जा सकता है, परंतु पटना उच्च न्यायालय के जांच के उपरांत है, ठीक है। तो अगर लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना है तो यह हटाने का अधिकार तो राज्यपाल को है, और किस आधार पर हटा सकता है, तो अगर उनमें अक्षमता हो या दुर्व्यवहार करे कोई, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से जो हटाने का प्रावधान किया गया और जो राज्यपाल को शक्ति दी गई है, इस पे एक निर्बंधन भी लगाया गया। और वो निर्बंधन क्या है कि सबसे पहले जो पटना उच्च न्यायालय है वो आरोप की जांच करेगा, और जांच के उपरांत अगर आरोप सही पाए जाते हैं तभी राज्यपाल पदमुक्त कर सकता है जो लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। लोकायुक्त संस्था के जो व्यय हैं, जैसे उनको वेतन देना है, भत्ता देना है, कार्यालय और कर्मचारी का व्यय है, तो ये सब राज्य के संचित निधि पर भारित होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिए। जैसे हमने लोकपाल में भी देखा था, जो लोकपाल के वेतन और भत्ता होते हैं वो सारे केंद्र सरकार के संचित निधि पे भारित होते हैं। इसी प्रकार जो
राज्य के लोकायुक्त हैं, इनके वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि पे भारित होते हैं और ऐसा इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि उनकी स्वायत्तता बरकरार रहे, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो इस संस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकायुक्त के जांच के अधीन राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य शामिल हैं। ठीक है, साथ ही स्थानीय निकायों के कर्मचारी, जिसमें शहरी निकाय और पंचायती निकाय, तो इसके भी कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, तो ये सारे भी शामिल हैं। ठीक है, तथा राज्य सरकार के अधीन आने वाले प्रत्येक वर्ग के लोक सेवक, तो ये सारे के सारे जो भी अधिकारी, कर्मचारी, लोक सेवक हैं, ये सारे लोकायुक्त के जांच के दायरे में हैं और लोकायुक्त किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार के शिकायत की जांच कर सकता है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त को भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। ये तो अधिकार लोकपाल को भी प्राप्त था, आपने देखा होगा। तो इसी तरह से बिहार में लोकायुक्त को भी ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, विशेष न्यायालय के गठन की सिफारिश भी कर सकता है, सो डेट जल्दी से जल्दी जाँच की सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निष्कर्ष पे बात कर लेते हैं कि जो हमने अभी तक स्टडी किया इसमें, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। लोकायुक्त और लोकपाल का जो गठन किया गया है, तो इसके पीछे क्या मंशा रही है और इसके क्या सकारात्मक परिणाम निकलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, भ्रष्टाचार पर रोक हेतु सीबीआई और सीवीसी जैसी संस्था पूर्व में ही स्थापित की गई थी। आपको पता होगा सीबीआई भी काफ़ी दिनों से कार्य कर रही है और संस्थानम समिति की सिफारिश पे 1964 में सीवीसी अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसका भी गठन किया गया था और इनका उद्देश्य इसी के लिए किया गया था कि भ्रष्टाचार जो व्यापक पैमाने पे प्रचलित है पूरे भारत में, उसको बंद किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक दो केस अगर आप छोड़ दीजिए तो बहुत ज़्यादा जो ये संस्थान हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफल नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी भी भ्रष्टाचार इन संस्थाओं के होने के बावजूद भी फल फूल रहा है और भ्रष्टाचार की काफ़ी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं पब्लिक डोमेन में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अतः लोकपाल व लोकायुक्त जैसे अधिक प्रभावी संस्था का गठन किया गया। अब क्योंकि सीवीसी और सीबीआई भ्रष्टाचार रोकने में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं थे, तो इससे भी ज़्यादा एक प्रभावी संस्था के गठन का प्रावधान किया गया लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक अगर देखें तो भारत की काफ़ी खराब स्थिति है और भ्रष्टाचार काफ़ी व्यापक पैमाने पे प्रचलित है पूरे भारत में। ये जो वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक निकलता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ये इंडेक्स आप देखेंगे तो भारत की रैंकिंग काफ़ी ख़राब है इसमें। ठीक है, तो अतः भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल जैसे मजबूत संस्थान की आवश्यकता रही। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आपको जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का जो लेटेस्ट रैंकिंग है, अगर भारत की पोजीशन याद है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आंसर और भी आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु इसके प्रभाविता हेतु यह आवश्यक है कि इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए व राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जाए। देखिए, पहले से भी काफ़ी सारे संस्थान कार्यरत हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए, मैंने पहले ही बताया, जिसमें सीवीसी, सीबीआई। ठीक है, तो काफ़ी सारे संस्थान हैं, लेकिन भ्रष्टाचार ना रुकने का कारण क्या है? क्योंकि इन संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है। आप आए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे कि सीबीआई और सीवीसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये जो संस्थान है इनका कैसे राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। तो लोकपाल और लोकायुक्त भी एक प्रकार के संस्थान ही है। अगर इन संस्थानों को भी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त नहीं रखा जाएगा तो जो इनकी प्रभावकारिता है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये जो संस्थान है ये भी भ्रष्टाचार रोकने में सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का बस टॉपिक इतना ही है। मैंने अच्छे से बहुत कवर किया है लोकपाल के बारे में और लोकायुक्त के बारे में, स्पेशली जो बिहार में लोकायुक्त नाम की संस्था है तो उसका क्या रोल एंड फंक्शन है वो भी मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया है। मैंने काफ़ी सरल भाषा में आपके लिए यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर किया है। ठीक है, और पीडीएफ में उसका लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ कि ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग 64 बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए इस टॉपिक को, ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। और वीडियो के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट होता है या बीपीएससी प्रिपरेशन के बारे में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बीपीएससी के लिए आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए वीडियो देखने के लिए और वीडियो पे कमेंट भी कीजिए आप। चलिए इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।